नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आपकी आगामी एग्जाम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों हम लगातार प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों या तो एग्जाम में आए हुए होते हैं या आपकी आगामी एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद में रखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपकी आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दोस्तों जो आपके एग्जाम के बाहर के लेवल का हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज देखने मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसी न्यू वीडियो डले, न्यू मॉडल पेपर डले, न्यू प्रैक्टिस सेट डले, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर आपको सिलेक्शन कवर करीब लेकर जाता है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, पहला कथन है दोस्तों आपका, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में एनसीएससी की चर्चा है। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2004 में किया गया था। उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको दोस्तों निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इनमें से जो सही विकल्प है, देखिए दोस्तों, यह एक संवैधानिक संस्था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसकी चर्चा है, ये भी कथन दोस्तों पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है ना, अनुच्छेद 338 में ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उपबंध किया गया है। ठीक है, और दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है वो 2004 में हुआ था, यह भी कथन पूर्ण तरीके से सत्य है आपका। ठीक है, तो एनसीएससी के बारे में दोस्तों जो आपको कथन दिए गए हैं एबीसी, ये तीनों ही सही हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है आपका अब ये है एनसीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के बारे में सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, इससे पहले आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में सही कथन चुना था, अब आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, एनसीएसटी के बारे में सही कथन चुनना है। संविधान के अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का विवरण दिया गया है। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस आयोग का पृथक अस्तित्व निर्मित किया गया है। सी, ए और बी दोनों, या तो ना ए और ना ही बी। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है एनसीएसटी के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला तो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 338 ए में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का विवरण दिया है, यह कथन दोस्तों पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एनसीएसटी आयोग के गठन का विवरण दिया गया है। और दोस्तों 89वें, ठीक है ना, संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस आयोग का पृथक अस्तित्व निर्मित में आया है, यह भी कथन पूर्ण तरीके से आपका सत्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन याद रखिएगा। ठीक है ना, एनसीएसटी के बारे में सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, बाघों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व राज्य के किस टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, अगर दोस्तों बाघों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व राज्य की किस टाइगर रिजर्व में अगर ये पूछा जाए आपको, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है। ठीक है ना, और दोस्तों ये किस जिले में आता है, आपको पूछा जाता है अक्सर, तो उमरिया जिले में आता है, याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया। ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो गठन है दोस्तों, ये किया गया था सन 1950 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में यही क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, और ये दोस्तों संभवतः है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, राज्य में कृषि संबंधी कार्य से जुड़े सभी लोगों की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ सिर्फ राज्य सरकार दिया है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है ना, क्योंकि हम एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो राज्य की बात होगी वो मध्य प्रदेश राज्य की होगी। ठीक है,
तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किस योजना को आरंभ किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं दोस्तों। कृषक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है या इस योजना को प्रारंभ किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, निम्न में से कौन से जिले प्रमुख लाख उत्पादक जिले हैं। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लगातार रिपीट होता है दोस्तों एग्जाम में। आपको याद रखना है कि जिले में जो प्रमुख लाख उत्पादक जिले हैं, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में जो लाख उत्पादक प्रमुख जिले हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं। एक तो मंडला है दोस्तों आपका, ठीक है, सिवनी है और जबलपुर। मंडला, जबलपुर और सिवनी तीनों ही जिले दोस्तों लाख उत्पादक जिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, मंडला, सिवनी और जबलपुर ये तीनों ही जिले लाख उत्पादक जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। किस स्तर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि किस स्तर की से अधिक की ध्वनि, ठीक है, हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, किस स्तर की ध्वनि कहलाती है, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है दोस्तों वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों 90 डेसिबल का जो शोर है दोस्तों वो बिल्कुल बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है, ठीक है, मतलब आप उसको सुन नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको कि पहले कौन सी हुई, फिर बाद उसके बाद, फिर उसके बाद और उसके बाद, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको सीधी बात है, इनका सन याद होना चाहिए, ठीक है, ये किस सन में हुई थी, ठीक है। देखिए बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह जो दोस्तों भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान, ठीक है ना, 1928 में गुजरात में हुआ था, ठीक है, 1928 हो गया ये। अब राजकोट, ठीक है, राजकोट की ओर बढ़ते हैं। तो राजकोट सत्याग्रह जो दोस्तों ये हुआ था 1938-1939 में, ठीक है, 1938-39 में यह हुआ था। अब देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। सभी को पता है दोस्तों कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1914 में यह सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और दोस्तों जो नागपुर और जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह है वो वर्ष 1923 में हुआ था, ठीक है, 1923। अब आपको यहाँ से सही क्रम आसानी से पता चल सकता है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों 1914 यानी 3, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं आप, अरे ये हट गया, ठीक है, चलिए इसके सन फिर से लिख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928, ठीक है, राजकोट सत्याग्रह आपका हुआ था 1938, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों सभी को पता है 1914 में हुआ था, और नागपुर सत्याग्रह आपका आ जाएगा 1923 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका 1914 यानी पहले आ जाएगा आपका 3, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 1923 यानी 4, फिर आ जाएगा आपका 1928 यानी 1, और फिर आ जाएगा आपको 1938 यानी 2। 3 4 1 2 इसका सही क्रम होगा, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 3 4 1 2, ठीक है। सबसे पहले वो आपका कौन सा चंपारण सत्याग्रह, फिर वो आपका नागपुर सत्याग्रह, फिर वो आपका बरदौली सत्याग्रह, उसके बाद हुआ राजकोट सत्याग्रह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है, ठीक है, या एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि तरल पदार्थ की तुलना में जो ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है दोस्तों वो होता है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ठीक है ना, बहुत बारीकी से जो है वो बंधे होते हैं ठोस पदार्थ में परमाणु, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा ये की गई है आपकी ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वो किस स्थान से किया गया था, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर 2019 को यह किया गया था। कहाँ से, सभी को पता है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए,
श्रीहरिकोटा से किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा स्थित। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय उपग्रह कार्टोसैट-3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया, श्रीहरिकोटा। और कब किया गया, 27 नवंबर 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। वर्ष 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में किन नए खेलों को शामिल करने की घोषणा की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2022 में, ठीक है, जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होने वाला है उसमें किन नए खेलों को शामिल करने की घोषणा की गई है। दी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, तो याद रखिएगा। ठीक है, महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल करने की घोषणा हुई है दोस्तों, बीच वॉलीबॉल को भी घोषणा हुई है और पैरा टेबल टेनिस की भी घोषणा हुई है। तीनों ही खेल को दोस्तों शामिल करने की घोषणा हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन आप मिस नहीं करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2020 में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। सभी को पता है दोस्तों, इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 2020 में, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाउली रॉसी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया, वे किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। दी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, अगर दोस्तों आपको पूछा जाए, ठीक है ना, कि पाउली, मतलब रिपीट होगा ये लगातार ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाउली रॉसी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया दोस्तों, वे जिस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, वो थे दोस्तों इटली के। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका निधन 9 दिसंबर 2020 को हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है आपको, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है कि। ठीक है, आपको बताना है कि इसका निहितार्थ क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको सीधा आंसर बताते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका जो निहितार्थ है दोस्तों वो है कि हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, हर निर्वाचित सांसद या जो विधायक होता है उनके जो मतों की संख्या दोस्तों वो समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ट्रिप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों ट्रिप्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अगर आपको पूछा जाए तो। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक संपत्ति अधिकार ट्रिप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी समिति संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के लिए कौन सी समिति संबंधित है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा, सच्चर समिति संबंधित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सच्चर समिति संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि सच्चर इस समिति का गठन कब किया गया है तो याद रखिएगा दोस्तों, इस समिति का जो गठन है राजिनंदर, ठीक है, राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में किया गया था। अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है ना, याद रखिएगा, सरकार को लगान देना बंद करना ही अवध के एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको बताना है कि लाइनेक्स जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है।
ठीक है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये वे होते हैं दोस्तों जिनका स्रोत, ठीक है, सभी के लिए खुला होता है और यह कोड, ठीक है, यह कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, वे होते हैं आपके ओपन सोर्स। ठीक है, तो लिनक्स जो है दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कालिदास की साहित्यिक कृति के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सभी को पता है मेघदूतम कालिदास की साहित्यिक कृति है, ऋतुसंहार भी कालिदास की साहित्यिक कृति है, और विक्रमो वर्षियम भी साहित्यिक कृति है कालिदास की। ठीक है, केवल मृच्छ, ठीक है, केवल मृच्छ कटिकम जो है वो कालिदास के द्वारा साहित्यिक कृति रचित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, कहाँ पर स्थित हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जोशीमठ द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। इसका कारण बताना है आपको, चार कारण दिए गए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो इसका प्रमुख कारण था, ठीक है, वो क्या था। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया था, क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे ना वे अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। भारत में दो अग्रण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में दो अग्रण्य कोयला उत्पादक राज्य जो हैं दोस्तों वो हैं आपके कौन कौन से, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के दो अग्रण्य, ठीक है, अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जब पवन चारों ओर से केंद्रीय अल्पदाब क्षेत्र की ओर वामावर्त, ठीक है, वामावर्त, सॉरी, वामावर्ती दिशा में बहती है तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जब पवन चारों ओर से केंद्रीय अल्पदाब क्षेत्र की ओर वामा आवर्ती दिशा में बहती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा दोस्तों, इस घटना को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट रिसोर्स, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है। सभी को पता है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है। दोस्तों सभी को पता है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत होती है दोस्तों, टेक्स्ट एडिटर की आपको ज़रूरत होती है HTML अगर डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी देख लेते हैं और आगे के क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। किस देश द्वारा सूडान के पहले कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस देश के द्वारा सूडान के पहले कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, चीन के द्वारा, चीन ने दोस्तों 3 नवंबर 2019 को अफ्रीकी देश सूडान के पहले कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में डेट पूछा जाए तो याद होना चाहिए 3 नवंबर 2019। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो अनाईमुड़ी है। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है, अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको सही क्रम बताना है। स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही। ठीक है, ये देखिए मैंने पहला ऑप्शन पढ़ दिया आपके लिए। अब आपको इसमें सही क्रम की पहचान बताना है कि पहला क्रम कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा और फिर कौन सा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है दोस्तों आपका वो स्रोत आता है। ठीक है, कि आपका संदेश भेजने का स्रोत क्या है। ठीक है, स्रोत आया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे दोस्तों, संदेश लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मीडियम आएगा। ठीक है, किसके माध्यम से आप भेज रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, संदेशग्राही, जिसको संदेश पहुंचेगा। ठीक है, जो संदेश प्राप्त करेगा, जो संदेशग्राही होगा। तो ये आपका सही क्रम होगा। सबसे पहला आएगा आपका स्रोत, फिर आएगा संदेश, फिर आएगा माध्यम और फिर आएगा संदेशग्राही। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप राज्य के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा कि भरहुत स्तूप जो है वो पहले मध्य प्रदेश के पूर्व रियासत नागौर में स्थित था, लेकिन वर्तमान में यह सतना जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इस स्तूप का जो निर्माण है वो 150 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कहाँ पर स्थित है ये आपका, सतना में स्थित है, सतना जिले में। ठीक है, तुमैन अभिलेख राज्य के किस जिले में स्थित है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि तुमैन अभिलेख राज्य के किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि तुमैन अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश के गुना जनपद में अवस्थित है। ठीक है, गुना जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाए तो। और ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 33। आपको यहाँ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ दिया दोस्तों, सुमेलित कीजिए। आपको राज्य के प्रमुख कलाकार दिए हुए हैं और संबंधित क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, कि कौन से कलाकार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, देखिए पहला दिया गया दोस्तों आपको बाबा अलाउद्दीन खां। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि बाबा अलाउद्दीन खां जो है किससे संबंधित है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बाबा अलाउद्दीन खां किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये दोस्तों एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो ये आपका आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए हबीब तनवीर। हबीब तनवीर जो संबंधित है दोस्तों, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वे एक प्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, क्या थे दोस्तों, एक नाटककार थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी। फिर आता है दोस्तों आपका बेगम असगरी बाई। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि बेगम असगरी बाई जो है वो एक ध्रुपद गायक थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सी। और अन्नू कपूर के बारे में तो सभी को पता है दोस्तों, ये क्या है, अभिनेता हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये हो गया, क्रम बन गया। ठीक है, जो ये सुमेलित हो गया। अब देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही होगा। ये ऑप्शन नंबर दिए हैं दोस्तों, तो आपका ए का क्या आ गया दोस्तों, 1। बी का क्या आ गया दोस्तों, बी का आ गया आपका 1। ठीक है, देखिए ए का आ गया आपका 4। ए 4, ये देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा कलाकार किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। चंदेल वंश की किस जनजाति मूल का राजवंश था। ठीक है, आपको बताना है कि चंदेल वंश किस जनजाति मूल का राजवंश था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों कि चंदेल वंश जो है वो गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था। ठीक है, जिसने 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से राज किया था। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, मूल रूप से गोंड जनजाति मूल का राजवंश था। ठीक है, चंदेल वंश अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी का कार्यकाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष की आयु तक का होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, जो भी पहले हो वो निर्धारित है। ठीक है, याद रखिएगा, या तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल हो जाना चाहिए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, जो भी पहले हो दोस्तों वही निर्धारित होती है। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इसका विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये भी पूछा जाता है आपको, तो 315 से 323, 315 से 323 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के गठन का दोस्तों कार्य तथा इसकी जो कार्य प्रणाली है इसका विवरण दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए
और सही कथन चुनिए। ठीक है, आपको दोस्तों 2 कथन दिए हैं, आपको इस कथनों को पढ़ना है और आपको बताना है। ठीक है, क्या लिखा है? पहला, इस संस्था की संवैधानिक स्थिति मौजूद है। ठीक है, इस संस्था की संवैधानिक स्थिति मौजूद है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, आपको दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है ना, इसकी जो देखिए इस संस्था की जो संवैधानिक स्थिति है दोस्तों, ये मौजूद है। ठीक है, और दोस्तों इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, याद होना चाहिए। और दोस्तों इसके अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं ना, इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और जो आयु है 65 वर्ष सीमित है। ठीक है, या तो 6 वर्ष होना चाहिए पूर्ण कार्यकाल, या तो 65 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, जो भी पहले हो वो निर्धारित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि देखिए इसका कार्यालय जो इंदौर में स्थित है, यह कथन भी आपका पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है, और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, ए व बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं होता है। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वो याद रखिएगा कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। और आपको पूछा जाता है दोस्तों कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जो कि योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं, पूर्ण तरीके से सत्य है दोस्तों ये कथन। और इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यह भी कथन पूर्ण तरीके से आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और दोस्तों इस आयोग की स्थापना अगर आपको पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यह एक स्वायत्त विधि संस्था है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंजाल, गोई, कुंदी व मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, आपको नाम दिए गए हैं दोस्तों, गंजाल, गोई, कुंदी और मान। आपको बताना है कि ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये चारों, ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और सभी को पता है दोस्तों कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है, आपको पूछा जाता है, अनूपपुर जिले के मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होता है। ठीक है, और यह नदी जो है दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को अन्न का भंडार कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अन्न का भंडार मध्य प्रदेश के जिस तरह को कहा जाता है दोस्तों, वो है आपका मालवा के पठार को। ठीक है, मालवा के पठार को मध्य प्रदेश का अन्न भंडार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। और मालवा का जो पठार है दोस्तों वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम जिले हैं। काफ़ी बार एग्जाम में लगातार रिपीट होता है दोस्तों क्वेश्चन, आपको पता है कि मंदसौर और नीमच हैं, ये सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा मंदसौर और नीमच जो है वो सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और आगे। निम्न में से कौन से जिले ज्वार गेहूं के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से वो कौन से जिले हैं जो ज्वार गेहूं के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो वो जिले हैं दोस्तों आपके कौन कौन से जो कि ज्वार गेहूं के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो मुरैना, श्योपुर और भिंड। ठीक है, मुरैना, श्योपुर और भिंड जो है दोस्तों वो ज्वार और गेहूं के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं ये जिले। ठीक है ना, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि यह योजना मध्य प्रदेश में जुलाई 2018 से लागू है। ठीक है, जुलाई, अगर आपको पूछ लिया जाए कब से लागू है तो जुलाई 2018 से लागू है। और दोस्तों इस योजना का जो संबंध है, ठीक है, यह योजना जिससे संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए, श्रमिक वर्ग के कल्याण से है। ठीक है, श्रमिक वर्ग के कल्याण से है यह योजना। ठीक है, याद रखिएगा, संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से किसे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रांतीय मार्ग या राजमार्ग, ठीक है, प्रांतीय या राजमार्ग को मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो आपको पता होना चाहिए। कोरियोलिस बल किस पर अधिकतम है, ठीक है, आपको बताना है कि कोरियोलिस बल जो है दोस्तों वो किस पर अधिकतम है, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, ए और बी दोनों पर, या केवल कर्क रेखा पर, ठीक है। तो दोस्तों कोरियोलिस बल जो है, ठीक है, वो दोस्तों आपका ध्रुवों पर अधिकतम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कोरियोलिस बल जो है अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पर अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनन्यो क्रिया, ठीक है, अनन्यो क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अन्योन क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ क्या बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, ठीक है ना, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह, ठीक है, दिग्विजय सिंह जो हैं ये उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, जिनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1993 से 2003 तक रहा था, ठीक है ना। वे लगातार 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकते हैं, राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, और दोस्तों राज्यपाल ही भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो समय से पूर्व भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकता है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला किया गया था आपका 1977 में, ठीक है, दूसरा किया गया था दोस्तों आपका 1980 में, और तीसरा किया गया था आपका दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक, ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया मध्य प्रदेश में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 3 बार, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार हम प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे, तो दोस्तों लगातार मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।